My dear students, after the basic foundation classes of chemistry from lecture 1 to lecture 8, now we are going to start our first chapter, which is some basic concepts of chemistry. तो हमने आज से हमारा पहला चैप्टर शुरू कर दिया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम इसमें और ये चैप्टर के अंदर जो भी टर्म्स इंक्लूड होंगे ये आपने पिछली क्लास जो है 9th क्लास में इनको पढ़ रखा है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है मोल। अब मोल क्या होता है तो ज़रा देखें इसके बारे में। अ मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? एक अमाउंट के बारे में बात करता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अ मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मच एंटिटीज़। अब उसमें कई सारी एंटिटीज़ के बारे में हो सकता है मोल, एटम्स के बारे में, आयंस के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, या किसी अदर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में। एज देर आर द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप्स टर्म आप सभी जानते हैं, बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। तो कार्बन 12 के आइसोटोप के अंदर जो 12 ग्राम क्वांटिटी है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही किसी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल होंगे। अब 1 मोल में हम किसकी बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ एटम्स हो सकता है, 1 मोल ऑफ आयंस हो सकता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, 1 मोल ऑफ किसी भी अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जा सकती है। ठीक है, अब 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, कितने कार्बन आइटम्स होते हैं तो वो देखें। तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज़। 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ होती हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज़ होती हैं। तो हम कहेंगे अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, विच इज़ डिनोटेड बाय Na and it is 6.02 into 10 की पावर 23. So we can say 1 mole of any atom contains 6.023 into 10 की पावर 23 एंटिटीज़ और Na एंटिटीज़। जैसे स्टूडेंट्स हम डजन सुनते हैं वर्ड तो हमारे दिमाग में आता है 12, जैसे हम किलो सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है 1000। तो वैसे ही जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए 1 मोल जब भी सुने तो हमारे दिमाग में सीधा एक टर्म आना चाहिए 6.023 into 10 की पावर 23, बिकॉज 1 मोल ऑफ एटम, जैसे हमने यहाँ पे कहा एंटिटीज़ में सभी को काउंट किया, तो 1 मोल ऑफ एटम मतलब 6.02 और Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और Na एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयन सो 6.0 इंटू 10 की पावर 23 और Na आयंस। 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो Na इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल प्रोटॉन तो Na प्रोटॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो Na इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल जो है वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो 1 मोल 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और उसको अपन Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद। अब हमने पहला टॉपिक तो देखा आज की क्लास का, मोल। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। ये आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए इस साल से 11th के सिलेबस में ही है। तो ये क्या होता है? ये है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU और U से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हमने कार्बन 12 का आइसोटोप स्टैंडर्ड लिया। कार्बन 12 के आइसोटोप के बेसिस पे ही से डिफाइन किया जाता है। ये क्या होता है? इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कार्बन 12 आइसोटोप का जो 1 एटम है उसका मास जो है उसका 1/12 पार्ट जो लेंगे दैट इज कॉल्ड एज 1 AMU और 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब कार्बन 12 के 1 एटम का जो मास है वो कितना होता है? दैट इज 12। तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? विच इज देखो मास, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मास की। मास क्या होता है? मास नंबर दैट इज डिनोटेड बाय A। उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ऐसा भी बोल सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 1 AMU और ग्राम में क्या रिलेशन आता है, AMU ग्राम से कैसे रिलेटेड है, तो हम कहते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम और 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो हम AMU को ग्राम से रिलेट कर सकते हैं और ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। अब हम बात करें कि 1 AMU जो होता है 1 एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसे 1 डाल्टन भी बोलते हैं और 1 U भी बोलते हैं। U जो बोलते हैं वो मॉडर्न कंसेप्ट है, इसका मॉडर्न व्यू है।
उसे यूनिफाइड मास कहा जाता है। ठीक है, अब AMU को डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कहाँ से आया? तो सीधी सी बात है, हम जब 1 एटम का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 AMU जो होगा उसमें हम Na का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मोल में Na एटम्स है, तो Na का डिवाइड करेंगे तो 1 एटम के लिए आ जाएगा। तो 1 AMU के लिए हमने Na से डिवाइड किया। Na कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.0223 इंटू 10⁻23, और जैसे डिवाइड किया 1 से, तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 AMU और 1 U। अगर आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आप तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी एटम का मास AMU में दे रखा है और आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर ऑलरेडी मास ग्राम में है और आपको AMU में कन्वर्ट करना है, तो इस कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करना होगा, तो मास AMU में आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का मास अगर AMU में हो तो उसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राम में हो तो AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एटॉमिक मास यूनिट एंड दिस कन्वर्जन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने आज की क्लास में दो बेसिक टर्म्स सीखे। पहला तो था मोल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 और Na एंटिटीज, और दूसरा देखा एटॉमिक मास यूनिट। अब हम आगे बात करें कि जब भी हम किसी एटम या मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उनके मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाते हैं एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। अब अभी तक तो आपने क्लास 9 तक यही पढ़ा था कि एटॉमिक मास भी कुछ होता है और मॉलिक्यूलर मास भी कुछ होता है। किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास एटॉमिक मास, और किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करने के कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को कौन कौन से फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, हम उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, उसमें जो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विच इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया रिलेटिव। इस रिलेटिव का मतलब ये है कि आप एटॉमिक मास को किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, उसके रेस्पेक्ट में आपने जब एटॉमिक मास को डिफाइन किया तो दैट बिकम्स रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखिए ध्यान से, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास नंबर ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट with respect to mass of 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि कार्बन 12 ऑफ आइसोटोप का 1/12 पार्ट का जो मास होगा, उसके रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट का 1 एटम का मास जो आएगा दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम सिंपल सी बात कहें, कभी हमने जो ऊपर क्या देखा है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो एक्चुअल में जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है वो एटॉमिक मास यूनिट है। तो एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस का जो किसी एलिमेंट का जो 1 एटम है वो कितना टाइम्स हैवियर है, उसका जो मास है उसी को क्या बोलते हैं, RAM, और रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए आगे ध्यान से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। और ये जो डिनोमिनेटर में हमने टर्म लिखी है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट, इट इज एक्चुअली AMU। तो हम क्या बोल देंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1 AMU और एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास इस AMU के रेस्पेक्ट में बताते हैं, वैसे के वैसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी AMU के रेस्पेक्ट में या एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ये किसी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल का मास होता है, जो कि विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कि कार्बन 12 आइसोटोप के जो 1/12 पार्ट है उसके मास का, उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसके रेस्पेक्ट में किसी कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल कितना टाइम्स हैवियर है, उसका जो मास है उसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है, so relative molecular mass is equal to mass of 1 molecule of compound upon 1/12 of mass of 1 atom of C12 isotope, and this whole value, whole denominator term is AMU. So we can say relative molecular mass is equal to mass of 1 molecule of compound upon AMU.
अब जैसा कि हमने कहा रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसी के रेस्पेक्ट में, एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। तो रिलेटिव वैल्यू जब भी हम लेते हैं तो उसमें यूनिट्स नहीं आती। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दोनों के दोनों ही यूनिटलेस हैं, इनकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। ये सिर्फ कंपैरिजन है कि एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में किसी एलिमेंट का वन एटम कितना टाइम्स हैवियर है या किसी कंपाउंड का वन मॉलिक्यूल कितना टाइम हैवियर है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम आगे चलते हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। वैसे हम सिंपल सी बात जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास एटॉमिक मास और किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, लेकिन उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन तो हम जानते ही हैं। सो पहली बात हमने वही कही, एटॉमिक मास क्या है, इट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास एटॉमिक मास होता है, वेरी सिंपल। लेकिन इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, सो एटॉमिक मास डिटरमाइन किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो भी हमने देखा, इनटू AMU। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में AMU था और यहाँ पे न्यूमरेटर में AMU है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वहाँ से जो आपके पास मास ऑफ एलिमेंट आएगा दैट इज एक्चुअली एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो वैल्यू आती है उसको AMU से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गया, दिस इज ऑफ masses of, MASSES, masses of, ओके, सम ऑफ masses of। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो वन मॉलिक्यूल होता है उसमें जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके masses का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द सम ऑफ masses of all the elements of atoms of an elements present in one molecule of compound। किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके मासेस का जो सम होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब इसको डिटरमाइन करने का तरीका सेम वही होगा जो एटॉमिक मास के लिए देखा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU। इसमें भी क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को AMU से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने यही बात कही, मॉलिक्यूलर मास डिनोट्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल के मास को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब बोथ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन AMU, U और ग्राम। बिल्कुल सही बात है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी कंपाउंड के जब आप लिखते हैं तो उसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, उसको यू एटॉमिक मास यूनिट या यू में भी लिख सकते हैं। यू में लिखेंगे तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में लिखेंगे तो उसको यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जनरली एटॉमिक मास यूनिट और यू इज यूज टू एक्सप्रेस देम। जनरली हम किसका यूज़ करते हैं, यू का, या जिसको हम बोले एटॉमिक मास यूनिट का, उसका यूज़ करते हैं। ग्राम में उसको चाहे तो कन्वर्जन फैक्टर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज़ होता है वहाँ पर जो उनकी यूनिट्स होती हैं वो यू ही होती है, यूनिफाइड मास के टर्म्स में। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ा, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर मास। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल का मास होगा वो मोलर मास कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस के अंदर एटम भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, तो मोलर मास एटम्स के लिए भी होगा और मोलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए भी होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ग्राम एटॉमिक मास ऑब्वियसली इट इज़ फॉर एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इट इज़ फॉर मॉलिक्यूल्स। तो हम कैसे बोलेंगे, तो देखो ग्राम एटॉमिक मास को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। यानी ऐसा एटॉमिक मास जिसको हम जनरली तो यू में ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपने उसको ग्राम में लिख दिया, हमने भी क्या कहा था देखो स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले कि जनरली एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखा जाता है, यू में, लेकिन अगर आपने उनको ग्राम में लिख दिया देन इट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये क्या है, मोलर मास का टाइप है, तो यानी वन मोल ऑफ एटम का मास भी क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ द मास ऑफ वन मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम का जो वन मोल है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। Similarly, it is the mass of Na atoms or 6.02 into 10⁻23 atoms of an element। यानी किसी भी एलिमेंट के जो Na एटम्स हैं या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं उनका जो मास है उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। ओके, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, उसको हमने ग्राम में लिखा तो क्या हो गया 16 ग्राम, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ये 16 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन के वन मोल का मास। ये 16 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन के Na एटम्स का मास या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का मास।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एटम के 1 मोल का मास का हो, या एनी एटम का मास का हो, या 6.02 × 10⁻23 एटम का मास का हो, या उसका जो एटॉमिक मास लिखा है ग्राम में उसकी बात कहो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं बी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। तो देखिए ध्यान से, तो बी है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसा कि हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल के लिए बताया जाएगा, सो इट इज़ अ मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ऑब्वियसली जब कभी भी हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हम उसको यू में ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देन इट इज़ अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल लेते हैं तो उसका जो मास है वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एनी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, और 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। या तो उसको एनी मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, या हम बोलेंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होंगे किसी कंपाउंड के, उसका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए हमने सिंपल से एग्जांपल लिया, वाटर। वाटर क्या होता है? H2O, तो इसका मास होता है 18, लेकिन जब हमने उसको ग्राम में लिखा है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा वाटर का। तो व्हाट वी कैन से, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। ये 18 ही क्या है? वाटर के 1 मोल का मास है, क्योंकि वाटर के 1 मोल का मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज़ ऑल्सो 18। अब 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब एनी मॉलिक्यूल्स, तो वाटर के एनी मॉलिक्यूल्स का मास भी कितना है? 18। ओके, तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास का हो, चाहे 1 मोल का मास का हो, या एनी मॉलिक्यूल का मास का हो, या 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास का हो, सभी का आंसर एक ही है, 18। ओके, तो ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों के दोनों ही जो है वो मोलर मास के टाइप हैं, जो कि 1 मोल के लिए बात की जाती है। अगर 1 मोल एटम के लिए बात करते हो तो ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए बात करते हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या बोला? एटॉमिक मास तो हम जनरली यू में ही लिखेंगे, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जो है उसको हमें ग्राम में लिखना है, तो उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ग्राम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको सिखाता हूँ। जनरली जो हमें करना होता है कि ग्राम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए एटॉमिक मास किसका मास है? मास ऑफ 1 एटम। जबकि ग्राम एटॉमिक मास किसका मास है? मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब एनी एटम्स। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि एक मेरा पैसा और एक मेरे पूरे गाँव का पैसा। मेरा पैसा मतलब इंडिविजुअली मेरा पैसा, और मेरा गांव का पैसा मतलब मेरे गांव में जितने भी लोग रहते हैं मेरे को मिला के, उन सभी लोगों का कंबाइनली जो पैसा आएगा वो मेरे गांव का पैसा आएगा। सिमिलरली 1 एटम का मास एटॉमिक मास, जो उस इंडिविजुअल एटम का मास है। लेकिन 1 मोल ऑफ एटम का मास मतलब पूरे जितने भी Na 6.02 × 10⁻23 एटम है, उन सभी एटम्स का मास मिला के मोलर मास आएगा, जिसको कि ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे सोडियम का, क्योंकि इसका मास आप अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको बेसिक फाउंडेशन क्लासेस में सभी एलिमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके मासेस लिखवाए थे, तो उसमें से सोडियम भी था। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ एनी एटम्स ऑफ सोडियम, वो कितना आएगा? 23 ग्राम। तो क्लियर है कि एनी एटम का मास 23 है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम क्या होगा? तो हम Na से डिवाइड कर देंगे, तो इट इज 23/Na ग्राम। अब Na की वैल्यू आपको मालूम है 6.02 × 10⁻23। जैसे इसका 1 में डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू का, तो इट कम्स आउट टू बी 1.6 × 10⁻24 ग्राम। और ये किसको डिनोट करती है? AMU, U को। तो हम क्या लिखेंगे कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या आएगा? 23U। क्लियर है? और अगर आप इसको सीधा ही ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 1.67 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। और वो किसके लिए आएगा? 1 के लिए, और आप उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से, तो अगेन वो 23 ग्राम हो जाएगा। मतलब आप ग्राम एटॉमिक मास को जब एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सीधा उसको ग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल देखा एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का। इसी तरह से हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास की। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना है? वाटर के लिए जो बताएंगे वो होगा वाटर के Na मॉलिक्यूल का मास, दैट इज 18। यही Na मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा?
18 ग्राम जो आया, तो हम 1 मॉलिक्यूल के लिए कैसे लिखेंगे, 18 में Na का डिवाइड कर देंगे। Na कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये इसको जब 1 से हमने डिवाइड किया तो दैट कम्स आउट टू बी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये क्या कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, सो इट इज़ U। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आया 18 U। तो मैं उम्मीद करूंगा इन दोनों एग्जाम्पल से आप एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में और मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आराम से सब डिफरेंस समझ पाएंगे और उनको कंपेयर भी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, हमने एटॉमिक मासेस की बात की, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो क्लोरीन, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो ऐसे केसेस में हम कौन से आइसोटोप का मास कंसिडर करेंगे, या हम उनका क्या डायरेक्ट एवरेज लेंगे या कोई और तरीका होगा। तो हम पहले एक बात बता दें कि जब भी किसी एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं तो उस एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक मास का यूज़ किया जाता है। अब ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास ऐसा नहीं कि आपने दोनों एलिमेंट के मासेस लिया और उसका एवरेज बता दिया। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का 35 है और दूसरे आइसोटोप का मास है 37, तो आपने 35 प्लस 37 करके अपॉन 2 कर दिया और 36 आंसर बता दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए उनके एटॉमिक मासेस को डायरेक्ट जो भी उनके एटॉमिक मासेस का सम होगा अपॉन नंबर ऑफ आइसोटोप्स करके डायरेक्ट नहीं एवरेज निकालना है। उनकी जो नेचर के अंदर एबंडेंस है, उनकी जो नेचर के अंदर कंपोजिशन है, नेचर के अंदर उनकी क्वांटिटी है कि वो कितने अमाउंट में नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उनका कितना रिलेटिव एबंडेंसेस आ रहा है, उसको भी कंसिडर करना है। मान लीजिए कोई आइसोटोप ज़्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है तो उसका वेटेज ज़्यादा आएगा, जो आइसोटोप कम परसेंटेज में मिलता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कम आएगा। यानी कि हमें उनके रिलेटिव एबंडेंस को भी कंसिडर करना है और उनके एटॉमिक मासेस को भी कंसिडर करना है। तो हम क्या बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, इट इज़ यूज्ड फॉर दोज एलिमेंट्स whose isotope exist in the nature। जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं के लिए एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है, हर किसी के लिए नहीं लिखा जाता है। If an element exists in different isotopic forms having relative abundances x1, x2 and so on, यानी मान लीजिए कोई एलिमेंट है वो डिफरेंट आइसोटोप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसकी जो रिलेटिव एबंडेंसेस जो x1, x2, x3 एंड सो ऑन है, और रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ m1, m2 एंड सो ऑन, और उसके जो एटॉमिक मासेस है रिलेटिव एटॉमिक मासेस m1, m2 एंड m3 सो ऑन है, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा। सो एवरेज एटॉमिक मास विल बी m1x1 plus m2x2 plus m3x3 and so on upon 100, which is equal to the which is the total relative abundances of all the isotopes। ओके, तो आपको क्या करना है, पहला आइसोटोप उसका मास उसकी रिलेटिव अबंडेंस, दूसरा आइसोटोप उसका मास उसकी रिलेटिव अबंडेंस, इस तरह से सभी के आइसोटोप्स के मास और रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके फिर टोटल 100 से जब डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास। अब इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्लियर है कि मान लीजिए m1 और m2 के साथ अगर हम बात करें कि अगर x1 ज़्यादा हुआ, यानी कि किसी एक आइसोटोप का एबंडेंस ज़्यादा हुआ, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा एवरेज एटॉमिक मास में वो ज़्यादा आएगा। और मान लीजिए x2 ज़्यादा हुआ तो उसका एवरेज एटॉमिक मास m2 के नज़दीक होगा। यानी एक सिंपल सा कंसेप्ट हम बोल सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास जो आता है किसी भी एलिमेंट के लिए, विच इट इज़ मोर क्लोजर टू दैट आइसोटोप विच हैज़ कंपेरेटिवली मोर रिलेटिव अबंडेंस। जिस किसी एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है उसके जितने भी डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उसमें से जिस आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगा, जिसकी नेचर में क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उस आइसोटोप का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और एवरेज एटॉमिक मास उसी आइसोटोप के नज़दीक आएगा जिसका रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में मोल के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा, और फिर रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, देन हमने मोलर मास के देखे दोनों टाइप्स, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर हम उसको क्लियर भी किए एग्जाम्पल से, एंड देन फिर हम एवरेज एटॉमिक मास की तरफ आए। तो यहाँ पे आज की क्लास का जो पहला टॉपिक था मोल, एटॉमिक मास यूनिट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, वो क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डेली बेसिस पे, नेक्स्ट क्लास में पहले हम इस एवरेज एटॉमिक मास के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देन आपको डेली बेसिस पे होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको आज से हमारी रेगुलर स्टडी जो है बेसिक फाउंडेशन क्लासेस के बाद रेगुलर क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको आपको प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करने हैं, जो पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको समझना है,
अच्छे से जो भी डाउट्स है उसके पूछना है और एक अच्छे से कॉपी मेंटेन करनी है। और नेक्स्ट क्लास से यानी कि हमारी जो सेकंड क्लास होगी इस चैप्टर की, वहाँ से आपको डेली बेसिस पे होमवर्क मिलेगा जिसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में उसे मैं डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, तो आज तो हमारा क्लास था उसको मैंने बहुत ईजी वे में रखा है। इंट्रोडक्टरी क्लास था एक तरह से, मोल कंसेप्ट का, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का, इसलिए हमने उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पहले क्लियर किया ताकि बेस समझ में आ जाए तो आप आगे क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीडियो लेक्चर क्लास 2 फॉर अवर चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो लेक्चर क्लास 1 में मैंने आपको मोल के बारे में बताया, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया, एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस के जो डिफरेंट टाइप्स थे उनके बारे में बताया, जिसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। अब हम आज क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, समझाता हूँ यहाँ पे क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ ताकि आप घर पे भी उनको प्रैक्टिस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं विच आर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, जिनके नाम क्या हैं, क्लोरीन 35 जिसका मास नंबर 35 है और क्लोरीन 37 जिसका मास नंबर 37 है। हुज रिलेटिव अबंडेंसेस आर 75% एंड 25%। तो क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबंडेंस है 75% और क्लोरीन 37 की रिलेटिव अबंडेंस है 25%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है, तो 2 आइसोटोप है तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1x1 m2x2 अपॉन 100। m1 कितना है 35, x1 कितना है 75, m2 कितना है 37 और x2 कितना है 20। m1 is 37, m2 is 32, m2 is 37 and x2 is 25. So 35 into 75 करेंगे, this is 2625, 37 into 25 करेंगे, this is 925. ओके, इन दोनों को ऐड किया तो दिस इज 3550 अपॉन 100। सो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कम्स आउट टू बी 35.5 U। तो इट इज सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जहां पे m1, x1, m2, x2 चारों चीजें आपको गिवन है और वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे फॉर्मूले में, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, अब एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो देखिए ध्यान से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पे, देखिए कैसे। Fe has 3 isotopes। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। Fe has 3 isotopes, Fe 56, 55, 56 and 57 and the relative abundances are 90, 5 and 5। तो इसमें आप क्या चेंजेस देख रहे हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 आइसोटोप थे, इस क्वेश्चन में आपके पास 3 आइसोटोप हैं रेस्पेक्टिवली। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe कितना आएगा, तो हम क्या देखो, अब अपने पास आइसोटोप्स 3 हैं तो हम क्या लिखेंगे, m1x1, m2x2 and m3x3। ओके, m1 कितना है 55 और उसका जो अबंडेंस है वो 90, m2 is 56, एबंडेंस है 5, m3 है 57, एबंडेंस है 5। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4950 प्लस 280 प्लस 285, जब सबको ऐड कर लेंगे तो 5515 अपॉन 100 एंड दैट कम्स आउट टू बी 55.15, दैट इज 55.15 U और यूनिफाइड मास। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस थोड़े से अलग आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, वो देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स B10 एंड B11। जो 2 आइसोटोप्स हैं उनके नाम क्या है, B10 एंड B11, हुज एवरेज एटॉमिक मास इज 10.8 U, और जिसमें बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 10.8 U। देन व्हाट आर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोथ द आइसोटोप्स। दोनों आइसोटोप्स का रिलेटिव अबंडेंस क्या होगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, किसी एक आइसोटोप के लिए रिलेटिव अबंडेंस x मान लेना है और दूसरे आइसोटोप के रिलेटिव अबंडेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, किसी एक को x मान लेंगे, किसी एक को 100 माइनस x मान लेंगे, तो आपको दोनों की रिलेटिव अबंडेंस पता चल जाएगी। ठीक है, और आपको ये बात समझ में आ ही रही है कि 10.8 ज्यादा क्लोजर किसके है, B11 के, तो जो B11 का रिलेटिव अबंडेंस आना चाहिए वो ज्यादा आना चाहिए। ये कॉमन सेंस आपको यहाँ पे पता चल जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहली क्लास में बताया था कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस वाले आइसोटोप के ज्यादा क्लोज होता है मास के। तो ये B11 और 10.8 ऑलमोस्ट क्लोज हैं, B10 के कंपैरिजन में B11 की ज्यादा क्लोज आ रहा है, दैट्स व्हाई B11 की रिलेटिव अबंडेंस इस क्वेश्चन
क्वेश्चन में ज्यादा आएगी। ये आप खुद ट्राई करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, ओके, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क विच इज अवर फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। क्या है जरा ध्यान से देखिए। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.2। नियॉन जो है गैस, उसका एवरेज एटॉमिक मास है 20.2 एंड नियॉन इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स। नियॉन के टू मिक्सचर्स होते हैं 20 और 22। कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्या था, आपको दोनों का रिलेटिव अबंडेंस पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में किसी एक का रिलेटिव अबंडेंस निकालना है। वो देखो, अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि 20.2 जो है वो 20 के ज्यादा क्लोज है, दैट्स वाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस हाई आएगी, ओके, जबकि जो 22 वाले की रिलेटिव अबंडेंस लो आएगी, बहुत कम आएगी। आपसे पूछा है कि जो हैवियर आइसोटोप है, हैवियर आइसोटोप कौन सा है, 22 वाला, इसकी जो लो अबंडेंस आएगी वो आपको निकालनी है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी क्या रहेगा, इसके लिए आप x मान लेंगे और इस 20 वाले के लिए 100 माइनस x करके सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इजीली आप कर सकते हैं, दोनों आपके होमवर्क हो गए, ओके। तो मैं एक बार जल्दी से इनको रफ कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसको देख लें, और वीडियो को देखते देखते भी आप इसको लिख सकते हैं, और वीडियो को देखते देखते भी इसे कर सकते हैं, या जब मैं स्क्रीन पूरी में एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से विजिबल हो जाए और आप आराम से इसको नोट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये आप आराम पे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इनका आंसर भी बता दूंगा और सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले हम जो आज होमवर्क दे रहे हैं उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम आगे चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ हाईलाइट करने का। तो देखिए, सबसे देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आप जब डिटरमाइन करते हो तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन गिवन है वो मायने रखता है। जैसी कंडीशन गिवन होगी हम मोल का वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो है व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम्स। जब भी आपको सब्सटेंस का मास ग्राम में गिवन हो तब आप मोल का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मास ग्राम में कितना है अपॉन सब्सटेंस का मोलर मास कितना है। तो सब्सटेंस का मास मान लिया W, मोलर मास हो गया MW और यहाँ पे N, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं तो आपको आसानी से यहाँ पे रिकॉल हो गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालने हो तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास कर देंगे, आसानी से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मोलर मास से समझ ही गए होंगे कि अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास लिखना है और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है, ठीक है, क्लियर। मैं एक बार इरेज करता हूँ इसको। देखिए, अब आज का एग्जाम्पल एक पहले मैं देता हूं, एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताता हूं, फिर सेम इसी फॉर्मूले पे, इसी क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम ऑफ CO2। अब जब कभी भी आपको जिस सब्सटेंस के मोल निकालने हैं पहले आपको उसका मोलर मास निकालना होगा। CO2 का मोलर मास कैसे आएगा, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 32, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 44 ग्राम। 44 कैसे आया स्टूडेंट्स, 12 है कार्बन का मास प्लस 32 है 16 × ऑक्सीजन का मास, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 44, ओके। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 2.2 क्वेश्चन में गिवन है और 44 है मोलर मास जो हमने कैलकुलेट कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 दैट कम्स आउट टू बी 0.05 मोल्स, ओके। तो अब मैं क्या करता हूं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले मोलर मास फाइंड आउट करना है किसी जो भी गिवन स्पीसीज होगी उसका, और फिर मास क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मोल निकालने का पहला फॉर्मूला, और एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे कराया वो भी क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए आगे नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है आपका आज का होमवर्क जो आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर कितने मोल्स है ये निकालना है। 1.71 ग्राम ऑफ C12H22O11 ये निकालना है। 3.6 ग्राम ऑफ H2O के अंदर कितने मोल्स हैं।
4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर कितने मोल्स हैं, 3.65 ग्राम ऑफ HCl के अंदर कितने मोल्स हैं, 1.8 ग्राम ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज के अंदर कितने मोल्स हैं, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर कितने मोल्स हैं, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने मोल्स हैं, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स हैं और 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने मोल्स हैं। इन सभी के लिए जो मासेस की मोलर मास की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा और उसके लिए जो एटॉमिक मासेस हैं, उसके लिए जो एटॉमिक मासेस हैं वो एटॉमिक मासेस आपको मैंने बेसिक फाउंडेशन वाली क्लास के अंदर बता चुका हूं। उसकी हेल्प से आप यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अमोनिया का मोलर मास निकालना है तो अमोनिया का में नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और हाइड्रोजन के 3 एटम का कितना होता है 3, तो दैट कम्स आउट टू बी 17। इसी तरह से आपको सभी के पहले मोलर मास निकालने, फिर उस मोल्स वाले फॉर्मूले की हेल्प से सबको सॉल्व करना है और सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, ये आप सभी अपना आप सबका होमवर्क हो गया, ये भी आपका आज का। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 होमवर्क तो दे दिए। पहला दिया वो जो एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे वो, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए और ये मोलर मास आसानी से सबको ऐड करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास। नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन, जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कब? जब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? तो पहले देखिए, अगर हम बोलते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम देखें कि वो फॉर्मूला आया कहां से, वो फॉर्मूला होता क्या है। तो हम कह रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब है Na मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है Na मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल के अंदर प्रेजेंट हैं। सो 1 मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 1/Na मोल्स। जब 1 की बात कर रहे हैं तो हमें Na का डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी मोल्स, तो इट इज 1/Na इंटू n मोल्स। ओके, बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको कहूं कि 7 पेन की जो कॉस्ट है वो है 35 रुपीज, तो 4 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो 7 पेन की कॉस्ट है 35, तो 1 की कॉस्ट कितनी हुई 35/7 करेंगे। फिर जब 4 की कॉस्ट निकालनी होगी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पे भी यही करना है। Na एटम के अंदर 1 मोल है तो 1 एटम के अंदर कितने मोल आएगा, आपको 1/Na करना पड़ेगा और जितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो n मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 1/Na, और इसी तरह से जब n मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा तो 1/Na इंटू n। इसका मतलब ये हुआ जब भी नंबर ऑफ मोल से निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n क्वेश्चन में गिवन होगा, एवोगैड्रो नंबर Na से आपको डिवाइड करना। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली n की जो वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की वो नहीं रखनी। कई बार आपको 6 से भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 6.02 को हम नियरली 6 लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद वाली टर्म्स का यूज किया गया है तो आपको डेसिमल के बाद वाली टर्म्स का यूज करना है। अदरवाइज वहां पे 3, 6 या जो 6 से इजीली डिविजिबल वाली टर्म्स दे रखी है तो यू हैव टू जस्ट राइट ओनली 6 into 10⁻23 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, अब एक क्वेश्चन इस पे मैं कराता हूं, फिर इसके भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आगे ध्यान से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझाया है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यहाँ पे आपको मोलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। और Na ये आप फिक्स वैल्यू है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला n/Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वेश्चन में गिवन है 3 into 10⁻22 और एवोगैड्रो नंबर 6 into 10⁻23, दैट कम्स आउट टू 1/20 एंड द आंसर इज सेम 0.05 मोल्स। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, Na से डिवाइड करना है और आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स ये भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहा है, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सभी में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी में गिवन है, Na सभी के लिए फिक्स है। फर्स्ट है 1.8 into 10⁻22, ये है आप कर लेंगे। सेकेंड 2.4 into 10⁻23 और थर्ड है 1.2 into 10⁻23। अब यहाँ पे अमोनिया, N2, O2 इनके मोलर मासेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इनको यूज नहीं करना है क्योंकि इस फॉर्मूले में मोलर मास की कहीं जरूरत दिख ही नहीं रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए वो यहाँ पे सभी की गिवन है और Na जो चाहिए वो फिक्स वैल्यू है। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गए। 1-2 क्वेश्चंस और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं, तो देखिए ध्यान से।
ये तीनों समझ में आ गए। 1.8 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 2.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 1.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने ये आपको निकालने हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और ये भी आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाए। चौथा आप एग्जाम्पल जो आपको करके लाना है नेक्स्ट क्लास में वो है 6 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 3.6 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस तो हो गए इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, 10 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको पिछले फॉर्मूले पे बेस दिए टोटल, और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको एटॉमिक मास वाले क्वेश्चन पे बेस दिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको टोटल 17 क्वेश्चंस एज अ फॉर्म ऑफ होमवर्क दिए हैं। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करके लाएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट करूंगा तब करूंगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या करा, मैंने आपको जो एवरेज एटॉमिक मास आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक्सप्लेन किया, और उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बताए और 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए। ठीक है, इसी तरह से मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो देखा हमने। पहला फॉर्मूला क्या था, मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए। फिर हमने देखा सेकंड फॉर्मूला मोल का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। इसके ऊपर बेस्ड इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमने कई सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के फॉर्म में दिए। मैं उम्मीद करूंगा आप सारे सॉल्व करके लाएंगे, और बहुत आसान है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।